हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। चौधरी साहब जब भी मालिश करवाते तब वो कच्छा पहनना भूल जाते थे, या फिर यूं कहें कि वो जानबूझकर पहनना चाहते ही नहीं थे। वैसे तो वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका बाबू राव बहुत तंग करता था। ये सब मैंने मालिश करते वक्त देखा था। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरे पीछे का मैदान काफ़ी बड़ा था और चौधरी साहब की नज़रें हमेशा इसी पर गड़ी रहती थीं। वो हमेशा घुड़सवारी की फिराक में रहते। एक दिन घर के सब लोग बाहर गए हुए थे, तब चौधरी साहब ने मुझे बहाने से अपने घर पर रोक लिया और फिर घोड़ा निकाल कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मालती है और मैं एक किसान के घर में पैदा हुई थी। मेरी उम्र अभी 30 साल है और हमारे माँ बाप गरीब होने के कारण अभी तक हमारी शादी नहीं करा पाए थे। मेरे माता पिता दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी ताकि हम हमारे माँ बाप को कुछ आराम दिला सकें। मेरे घर में एक मेरी छोटी बहन थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। मुझसे एक छोटा भाई भी था, वो भी अभी पढ़ाई ही कर रहा था। यानी घर में मैं सबसे बड़ी थी और मेरे पिताजी की उम्र तकरीबन 50 साल की थी। मेरे गांव में एक चौधरी थे जो बहुत ही बड़े आदमी थे। मैं उन्हीं के घर पर अब काम करने के लिए जाती थी। पीछे का मैदान मेरा बहुत बड़ा था और अभी ठंड भी ज़्यादा थी, इसलिए मैं शॉल ओढ़कर चौधरी साहब के घर पर जाती थी। अब हवा चलने के कारण शॉल मेरे मैदान में कभी कभी चिपक जाती थी। खैर, मेरे सेठ चौधरी साहब, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, वो अपने बड़े बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनके दो बेटे और थे जो अमेरिका में रहते थे। मेरा काम बूढ़े चौधरी साहब की देखभाल करना था। मैं दिन भर उनकी हवेली में रहकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन चौधरी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए और बोले, मेरे पीठ की अच्छी तरह से मालिश कर दो। ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि ये पैसे हमारे घर के लिए बहुत अहमियत रखते थे। पूरा दिन चौधरी साहब के घर में काम करने के बावजूद मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये थी। मैं चौधरी साहब की देखभाल के साथ घर के छोटे मोटे काम भी कर देती थी। मेरी तनख्वाह सीधे माँ को चौधरी साहब दे देते थे, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और मालिश करने के लिए कहा। तेल लाने के बाद चौधरी साहब ने पैंट को थोड़ा नीचे करके कहा, कमर के नीचे भी दर्द है, वहाँ भी मालिश कर दो। मुझे अजीब सा लगा, पर बुजुर्ग समझकर मैं चुप रही और पीठ से कमर तक हल्के हाथों से मालिश करने लगी। करीब 2 घंटे बाद मैं घर चली गई। अगले दिन शाम को उन्होंने फिर मुझे बुलाया और 100 रुपये दिए और मालिश करने को कहा। ये रोज़ का सिलसिला बन गया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं डर के मारे कांपने लगी और मानो मेरी सांसें रुक सी गई थीं। जो कुछ मैंने देखा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। उस दिन चौधरी साहब ने मुझसे कहा, आज पीठ से लेकर मेरे पैरों तक की मालिश कर दो। जैसे ही उन्होंने अपनी पैंट सरकाई, मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। इस बार उन्होंने कच्छा नहीं पहना था और मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। मैं सोचने लगी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उनका मकसद क्या था। ये ख्याल आते ही मेरा सर घूमने लगा। कोई भी इंसान केवल पीठ की मालिश के लिए बार बार इतने पैसे क्यों देगा। यकीनन इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा था। चौधरी साहब मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे वो मेरे हाव भाव को परख रहे हों। उस वक्त मैं अंदर तक घबरा गई थी। मन कर रहा था कि तुरंत वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन हालात ने मुझे रोक दिया। उस दिन मैंने मजबूरी में उनकी पीठ से लेकर पैरों तक की मालिश की थी।
मगर जिस तरह से उन्होंने अपनी पैंट नीचे की थी वो हरकत मुझे बेहद गलत लगी थी। मालिश के दौरान वो अजीब अजीब आवाज़ें करते रहे जिससे मेरा दिल और भी ज़्यादा घबराने लगा। किसी तरह 2 घंटे काटे और मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। फिर वहाँ से भागता हुए सीधे अपने घर पहुँची। घर आते ही मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं ये काम नहीं करना चाहती, और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने ताना देते हुए कहा, तो क्या घर पर बैठकर बैगन काटेगी? काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी माँ को पैसों का ज़रूरत से ज़्यादा लालच था और मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माँ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैंने चौधरी साहब के घर पर क्या देखा था। अब मुझे लगातार इस डर ने घेर लिया था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 1 हफ्ते तक मैं रोज़ काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से तो निकलती थी, लेकिन चौधरी साहब के घर नहीं जाती थी। उस दौरान मैंने इधर उधर नए काम की तलाश शुरू कर दी थी। मन में बस यही सोचा था कि जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, लेकिन चौधरी के घर वापस नहीं जाऊँगी। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक चौधरी साहब का बेटा मोहन सामने आ गया। उसने मुझे रोककर पूछा, तुम 1 हफ्ते से काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मैं मोहन को पिछले 3 सालों से जानती थी। मैं मोहन को अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मोहन मैं अब तुम्हारे घर पर काम नहीं करना चाहती। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया? मैं कुछ पल के लिए थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हारे पिताजी। इतना कहकर मैं रुक गई। उससे ज़्यादा कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दिल में अजीब सी शर्म और घबराहट महसूस हो रही थी। मोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन दिल के वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा गरीबों की मदद के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हें पता है वो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1,000 रुपये जोड़ते आ रहे हैं। अब तक उन्होंने तुम्हारे लिए 1 साल के 12,000 रुपये जमा कर लिए हैं। उनका इरादा है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। वो थोड़े ख्यालों में खोए रहने वाले इंसान हैं। अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उन्हें दिल पर मत लिया करो। फिर उसने मुझे कहा, कल से काम पर वापस आ जाना। मैं घर वालों से कह दूंगा कि तुम बीमार थीं, इसलिए नहीं आ पाई। ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। हो सकता है चौधरी साहब उस दिन कच्छा पहनना भूल गए हों। आखिर 65 साल के बुजुर्ग हैं, भले ही दिखते जवान हों, वो तो मुझे अपनी बेटी जैसा ही मानते होंगे और मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और अगले दिन से फिर काम पर जाने लगी। चौधरी साहब रोज़ की तरह मुझे बुलाते और 100 रुपये देकर कहते, अच्छे से मन लगाकर मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने गौर किया कि वो कभी कच्छा पहनते ही नहीं थे। पैंट नीचे करते ही सब कुछ नज़र आने लगता। हालांकि वो आंखें बंद रखकर लेटे रहे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। इस काम में मुझे अजीब तो लगता था और घबराहट भी बहुत होती थी, लेकिन रोज़ 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे थे जो मुझे माँ को नहीं देने पड़ते थे। लालच में आकर मैं ये काम करने लगी। एक दिन मैं चौधरी साहब की पीठ की मालिश कर रही थी कि तभी मोहन की पत्नी अचानक कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही चौधरी साहब ने फुर्ती से अपनी पैंट ठीक की। ये देखकर मेरा शक और गहरा हो गया कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। फिर भी मजबूरी में मैं रोज़ काम पर जाने लगी, क्योंकि हालात के आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन करीब 4 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। उस रात मैं पूरी रात चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन घर में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल एक दिन मोहन अपनी पत्नी के साथ एक शादी में गया हुआ था। उसकी पत्नी ने मेरी माँ को फ़ोन करके बताया कि वो दोनों 5-6 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। इसी दौरान मेरी माँ से कहा गया कि मैं उन 5 दिनों तक उनके घर पर रहकर उनके ससुर जी की देखभाल करूं और घर के सारे काम काज संभालूं। इसके बदले मेरी माँ को 5,000 रुपये देने की बात कही गई थी।
मुझसे भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि घर के सभी काम काज जैसे खाना बनाना और सफाई करना मेरे जिम्मे रहेगा। साथ ही उनके ससुर की पूरी देखभाल भी करनी होगी। इतना ही नहीं, मुझे रात में भी वहीं पर रुकना होगा। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफी असहज महसूस कर रही थी और दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। इस बेचैनी को लेकर मैंने मोहन से भी अपनी परेशानी जाहिर की। मैंने उससे कहा कि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। इस पर मोहन ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के नज़रिए से ही देखते हैं। मैं ये कह नहीं पाई थी कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ रोज़ क्या करते थे। उनकी आपत्तिजनक हरकतों से मैं तंग आ चुकी थी। अब 5 दिनों तक मुझे उनके साथ ही रहकर समय बिताना था। मोहन और उसकी पत्नी जब बाहर गए तो मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बना ही रही थी कि चौधरी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकती हो? इस बार उन्होंने मुझे 500 रुपये देकर कहा, मेरी मालिश अच्छे से करना। रात के 9 बज चुके थे। चौधरी साहब ने कहा, पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू कर देना। मैं दिन भर के काम से थक चुकी थी और अब मुझे रात भर जाग कर उनकी मालिश करनी थी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं कोई रोबोट हूँ? मुझे भी तो आराम और नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मैंने 500 रुपये का नोट देखा तो मेरे मन में एक अजीब सा लालच आ गया था। मैंने उनसे पैसे ले लिए और मोहन ने बार बार मुझे यही बताया था कि उसके पिता एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे अंदर से बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। मेरा दिल कुछ अजीब तरीके से धड़क रहा था क्योंकि आज रात हम दोनों अकेले थे। खाना खाने के बाद डरते डरते मैं उनके कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही मैं अंदर आई, चौधरी साहब ने कमरे की लाइट बुझा दी और एक मोमबत्ती जलाकर कमरे को मंद रोशनी से भर दिया। फिर उन्होंने मुझे जैतून का तेल थमा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उन्होंने अचानक अपने सारे कपड़े निकाले और उनकी स्थिति देखकर मैं बहुत असहज हो गई थी। मैं पूरी तरह से कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी मालिश शुरू कर दी। वो आराम से मालिश का आनंद ले रहे थे। पहले तो वो उल्टे लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद सीधा होकर लेट गए। उनकी हालत देखकर मुझे घबराहट हुई और मैं डर के मारे चुप हो गई। जैसे ही उन्होंने मुझे डरते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मुझे पूरे शरीर की मालिश करनी थी, लेकिन सच बोलूं दोस्तों, तब चौधरी साहब ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। 3 घंटे मालिश करने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम आराम करने के लिए जा सकती हो। इसके बाद मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। हालांकि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे कुछ अनजाना सा असर मुझ पर हावी हो गया हो। आखिर ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा से उन्हीं के कमरे में वापस आ गई और इसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ, पूरी रात मैं चीखती चिल्लाती रही। उसने जो हिम्मत जुटाकर किया था, वैसी हिम्मत भला एक साधारण युवक भी नहीं कर सकता था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था और आखिरकार चौधरी ने मुझे अपने माया जाल में फंसा ही लिया था। शायद उनका यही इरादा था कि मैं स्वयं ही उनके पास आ जाऊं और फिर 5 दिन तक वही खेल होता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम घर जाकर कुछ दिन आराम कर लो। मोहन और उसकी पत्नी छठे दिन वापस आ गए थे, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और घर पहुंचते ही मुझे तेज़ बुखार हो गया था। मैं सोच रही थी मैंने कहाँ गलती कर दी। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो उन्हें संदेह हो गया और उन्होंने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप रोने लगी थी। फिर मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। वो गुस्से में चिल्लाती हुई कहने लगी और बार बार यही कहती कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। अपनी बेटी के साथ चंद रुपयों के लालच में आकर अब रोने पीटने से क्या फ़ायदा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी थी।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।